दोस्तों, हर व्यक्ति को कैश की आवश्यकता पड़ती है, चाहे उसे नया घर बनाना है, चाहे बच्चों की शादी करनी है या फिर कोई और ज़रूरी काम करना है, जैसे कि कोई मेडिकल एक्सपेंसेस करना है। तो आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कितना कैश निकाल सकते हैं, इसके लिए सरकार ने लिमिट सेट की है। उससे ज़्यादा यदि आप कैश निकालेंगे तो उस केस में आपका टैक्स कटता है, टीडीएस काटा जाता है। तो बजट 25 आने के बाद इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं और अब क्या लिमिट है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आप बैंक से कितना कैश निकाल सकते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या आप पिछले सालों की इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल करते हैं या नहीं। जो व्यक्ति इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करता है, इनकम टैक्स रिटर्नें फाइल करता है, वो ज़्यादा अमाउंट अपने बैंक से कैश में निकाल सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल नहीं करता है, तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा लिमिट दी गई है, जिससे ऊपर के यदि व्यक्ति कैश निकालेगा तो उस केस में उसका टैक्स काट लिया जाएगा, टीडीएस काट लिया जाएगा। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि मान लीजिए आपके एक ही बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आप कितना कैश निकाल सकते हैं, या फिर आपके एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो उस केस में लिमिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और एनआरआई के केस में भी क्या ये लिमिट एप्लीकेबल होगी, यानी कि क्या नॉन रेजिडेंट यदि अपने अकाउंट से पैसा निकालेगा, क्या उसके लिए भी ये टीडीएस काटा जाएगा, टैक्स काटा जाएगा। और इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति जॉइंट अकाउंट होल्ड करता है, एक व्यक्ति रिटर्न में फाइल करता है जबकि दूसरा नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या लिमिट दी गई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप इनकम टैक्स की सभी प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर है, उसके अकॉर्डिंग आपके टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में आप जो ट्रांज़ैक्शन करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट देखी जाएगी। तो इसके लिए नए रूल क्या है, इसके ऊपर आप कंप्लीट आर्टिकल हमारी वेबसाइट taxil.com पे भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो में नीचे कमेंट में पिन कर दिया है, ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़ें और आप इस आर्टिकल को रेफ़र कर सकें। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194 एन दिया गया है, जो कि यह बताता है कि यदि आप बैंक से कैश निकालेंगे तो उस केस में बैंक के द्वारा टीडीएस काटा जाएगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं। तो ये देखा जाता है कि क्या आपने लास्ट 3 इयर्स में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है। यदि आप अपनी लास्ट 3 इयर्स में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस केस में आप ज़्यादा अमाउंट बैंक से कैश में निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि आप पिछले 3 सालों में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपका टीडीएस तभी काटा जाता है यदि आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश अपने बैंक से निकालेंगे। तो इस 2% टीडीएस है वो काटा जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 3 सालों में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस केस में यदि वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट बैंक से निकालेगा, तो उसका टीडीएस 2% के हिसाब से काटा जाएगा। और यदि 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट हो जाता है, तो 1 करोड़ से ऊपर 5% का टैक्स उसका काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, समझते हैं इस एग्ज़ाम्पल के साथ कि इस प्रोविज़न को कैसे लागू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने डिफरेंट सिनेरियो लिए हैं। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल जो है 90 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट से विथड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, यदि वो पिछले 3 साल में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उसने, तो उस केस में उसका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर यदि वो कैश निकालेगा बैंक से, तो ही उसका टैक्स काटा जाएगा। और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लिमिट जो है वो 3 करोड़ है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रिटर्न फाइल करती है और वो 3.5 करोड़ रुपए बैंक से कैश में निकाल रही है। तो 3 करोड़ से ऊपर का जो अमाउंट वो कैश में निकालेगी, उसके ऊपर 2% टीडीएस काटा जाएगा। तो यहाँ पे 50 लाख रुपया एक्स्ट्रा निकाला गया है, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपया टीडीएस बैंक के द्वारा काट लिया जाएगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 लाख रुपया बैंक से निकालता है और उसने कभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, यानी कि लास्ट 3 इयर्स में। तो दोस्तों, इस केस में बैंक के द्वारा टीडीएस कैसे काटा जाएगा? क्या पूरे 40 लाख के ऊपर काट लिया जाएगा? आंसर है नहीं दोस्तों, 40 लाख में से 20 लाख रुपया लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक टीडीएस नहीं काटा जाता। बैलेंस जो 20 लाख रुपया है उसके ऊपर 2% टीडीएस, यानी कि 40,000 रुपये का टीडीएस काट लिया जाएगा।
मान लीजिए कोई व्यक्ति 1,75,00,000 रुपए अपने बैंक से कैश में निकालता है और उसने कभी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो यहाँ पे जो उसके लिए लिमिट होगी वो 20 लाख रुपए से ऊपर का यदि वो कैश निकाल लेगा तो उसका टीडीएस काटा जाएगा। तो दोस्तों 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक 2% टीडीएस कटेगा और उसके ऊपर जितना अमाउंट वो निकाल लेगा उसके ऊपर 5% टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे 80 लाख के ऊपर तो 2% टीडीएस काटा जाएगा और उसके ऊपर का जो 75 लाख रुपए विड्रॉ किया गया है कैश में उसके ऊपर 5% टीडीएस काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार 5,35,000 रुपए का टीडीएस बैंक के द्वारा काट लिया जाएगा जब व्यक्ति ये पैसा बैंक से निकालता है। दोस्तों यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप दो बैंक में अपने अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, बैंक ए और बैंक बी में। बैंक ए से अपना 70 लाख रुपया निकाला है, बैंक बी से 60 लाख रुपया निकाला है। तो इस केस में टीडीएस की लिमिट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी? दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल बैंक वाइज लिमिट देखी जाती है कि बैंक ए से भी आपने 1 करोड़ से कम निकाला है, बैंक बी से भी 1 करोड़ से कम निकाला है और आप पिछले 3 सालों में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इस प्रकार कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, आपके दो बैंक में अकाउंट हैं, बैंक ए और बैंक बी में। तो बैंक ए में से आपने 15 लाख रुपया निकाला है, तो बैंक ए के लिए जो लिमिट देखी जाएगी वो 20 लाख रुपया है, तो अब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। बैंक बी से हमने 30 लाख रुपया निकाला है, तो यहाँ पे बैंक बी जो है वो टीडीएस काटेगा। 20 लाख से ऊपर का आपने कैश निकाला है, तो 30 लाख में से 20 लाख लेस करके 2% टीडीएस जो है बैंक बी के द्वारा काट लिया जाएगा, यानी कि 20,000 रुपया। तो इस प्रकार यदि व्यक्ति के मल्टीपल बैंक अकाउंट होंगे अलग अलग बैंक्स में, तो हर बैंक के द्वारा लिमिट अलग से देखी जाएगी। लेकिन यदि आपके एक ही बैंक में अकाउंट है तो उस केस में वो बैंक सभी बैंक अकाउंट में जो आप कैश निकालते हैं उस लिमिट को एग्रीगेट कर लेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में और उसके अकॉर्डिंग लिमिट देखता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि कोई बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस या बैंकिंग कंपनी विड्रॉ करती है 2 करोड़ रुपए, तो उसका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा क्योंकि इसे एग्जम्पशन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है, एक ही बैंक में है, वो अपने सेविंग अकाउंट से 20 लाख रुपया निकाल रहा है, करंट अकाउंट से 20 लाख रुपया निकाल रहा है, क्या उसका टीडीएस कटेगा यदि उसने लास्ट 3 ईयर में कोई रिटर्न फाइल नहीं की है? दोस्तों यहाँ पे क्योंकि सेम बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट मेंटेन किए हैं, तो बैंकिंग कंपनी आपके सभी बैंक अकाउंट से जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैश आपका निकलेगा उसकी ट्रांजेक्शन को मेंटेन करेगी। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट से 20 लाख रुपया निकला है, करंट अकाउंट से 20 लाख रुपया निकला है, टोटल आपका 40 लाख रुपया निकला है। तो आपने पिछले 3 सालों में रिटर्न फाइल नहीं की है, तो इस प्रकार 20 लाख से ऊपर का ही यदि आप कैश निकाल लेंगे तो उस केस में टीडीएस काटा जाएगा। तो इस केस में 2% टीडीएस जो है वो काटा जाएगा। तो जो आपने एक्स्ट्रा 20 लाख रुपया निकाला है उसके ऊपर 2% टीडीएस यानी कि 40,000 रुपया काटा जाएगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति के डिफरेंट बैंक अकाउंट है, यानी कि मान लीजिए उसका एक बैंक आईसीआईसीआई बैंक में है और दूसरा बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में है, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक से 20 लाख वो निकाल रहा है और आईसीआईसीआई बैंक से 20 लाख रुपए निकाल रहा है। तो यहाँ पे टोटल 40 लाख रुपए उसने कैश में निकाला है, लेकिन उसका टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि दोस्तों हर बैंक अपनी लिमिट अलग से देखता है। तो यहाँ पे क्योंकि एसबीआई बैंक से 20 लाख रुपया निकाला गया है जो कि लिमिट से कम है, इसी प्रकार आईसीआईसीआई बैंक से 20 लाख रुपया निकाला गया जो कि लिमिट से कम है, तो दोनों ही बैंक के द्वारा टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि यदि ज्वाइंट बैंक अकाउंट है ए और बी का और वहाँ से 30 लाख रुपए निकाला गया है, तो टीडीएस की प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होंगी यदि ए तो रिटर्न फाइल कर रहा है लेकिन मिस्टर बी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है लास्ट 3 ईयर में? दोस्तों एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं दी गई है। इस केस में हो सकता है कि बैंक जो है टीडीएस काट ले क्योंकि यहाँ पे मिस्टर बी जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पैन नंबर है वो कैसे लिंक किया गया है जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो इस केस में हो सकता है कि बैंक ज़्यादा टीडीएस काट ले क्योंकि मिस्टर बी जो है रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो 20 लाख से ऊपर जो अमाउंट है 10 लाख रुपए का उसके ऊपर 2% टीडीएस काटा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सीबीडीटी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि टीडीएस के रूल कैसे एप्लीकेबल होंगे। दोस्तों एनआरआई के केस में भी क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा? जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति बैंक अकाउंट से स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा कैश निकाल लेगा तो उसके लिए टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एनआरआई है जो कि 80 लाख रुपए अपने एनआरओ अकाउंट से निकालता है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए और वो पिछले 3 सालों में इनकम टैक्स में रिटर्न भर रहा है, तो दोस्तों इस केस में उसका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा क्योंकि 1 करोड़ रुपए तक वो अमाउंट निकाल सकता है कैश में।
यदि वो पिछले 3 सालों में रिटर्न फाइल कर रहा है। लेकिन दोस्तों यदि वो पिछले 3 सालों में रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो उस केस में उसका टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस केस में 20 लाख से ज़्यादा का यदि वो कैश निकालेगा तो उसके 2% टीडीएस काटा जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एनआरई अकाउंट से यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से कैश निकालेगा तो उस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी के पास यदि बैंक अकाउंट आपके है और वहाँ से आप कैश निकालते हैं तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यदि लास्ट 3 ईयर में रिटर्न फाइल की है तो उस केस में 1 करोड़ से ऊपर का आप कैश निकालेंगे तो उसके ऊपर 2% टीडीएस काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर जो कैश निकाला है 20 लाख रुपए, उसके ऊपर 2% यानी कि 40,000 रुपये टीडीएस काटा जाएगा। तो यहाँ पे आपको FEMA की कॉम्प्लायंस भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे केस लेते हैं जब पे कि एनआरआई जो है वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए 60 लाख रुपए कैश में निकाल रहा है, तो उस केस में क्योंकि उसने रिटर्न फाइल नहीं की है तो 20 लाख से ऊपर का जो वो अमाउंट निकालेगा उसके ऊपर 2% टीडीएस काटा जाएगा। तो 60 लाख में से 20 लाख लेस करके जो 40 लाख रुपया है उसके ऊपर 2% टीडीएस यानी कि 8,000 रुपये का टीडीएस जो है वो काट लिया जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि जो टीडीएस कटा है क्या हम इसे वापस ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। उसमें आपको अपनी इनकम दिखानी है। तो यदि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी या कोई और इनकम जो टैक्सेबल नहीं है, तो उस केस में जो आपका टीडीएस कटा है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं या फिर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम 15G या 15H फॉर्म बैंक को दे सकते हैं ताकि वो हमारा टीडीएस ना काटे, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम ही है तो वो तो टैक्सेबल नहीं है। जी नहीं दोस्तों, इस केस में आप फॉर्म 15G या 15H सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट बैंक से निकालेंगे तो उस केस में टीडीएस काट लिया जाएगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ही ये टीडीएस का रिफंड मिलता है। ये कैसे चेक कर सकता है कि उसका टीडीएस कैश विड्रॉल पे कितना कटेगा? इसके लिए आपको इनकम टैक्स .gov.in की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्विक लिंक्स दिया गया है इसके अंतर्गत आप जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये जो टैब दी गई है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे जिसके बाद के आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस रेट से आपका टीडीएस काटा जाएगा बैंक के द्वारा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो उस केस में कैसे मैसेज दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्ति के द्वारा जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की गई हैं पिछले 3 सालों में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टैक्स पेयर का 2% टीडीएस काटा जाएगा कैश विड्रॉल पे यदि 20 लाख से ज़्यादा होगा और यदि 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 5% से टीडीएस काटा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति रेगुलरली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है तो उस केस में जब भी आप यहाँ पे चेक करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे तो इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा कि टीडीएस तभी काटा जाएगा यदि व्यक्ति पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अकाउंट में से पैसा निकाल लेगा कैश में। तो इस प्रकार एक बैंकिंग कंपनी के पास आपने जितने बैंक अकाउंट मेंटेन किए होंगे यदि उसमें से आप अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निकालेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, भले डिफरेंट डेट से निकाल रहे हैं, तो जब आपके 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट निकल जाएगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसके ऊपर 2% टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके बैंक के द्वारा उनका कैश विड्रॉल पे टीडीएस काट लिया गया है, जिसकी वजह से कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इसका रिफंड क्लेम नहीं कर पाते हैं या टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं। जबकि दोस्तों ये स्टेटमेंट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ये 26 ES में आप चेक कर सकते हैं। तो हर 3 महीने बाद ये स्टेटमेंट जो है वो अपडेट की जाती है बैंक के द्वारा और इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड की जाती है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि स्टेटमेंट आपको कैसे चेक करनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जिसमें कि आप पता कर सकते हैं कि बैंक के द्वारा आपके कैश विड्रॉल पे टीडीएस काटा गया है या नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 ES पे प्रेस करना है, जिसके बाद कि आपको टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे कन्फर्म करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे टिक करके आई एग्री पे प्रेस करके प्रोसीड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे 26 ES पे, असेसमेंट ईयर चूज करेंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में यदि बैंक ने आपके कैश विड्रॉल पे कोई टीडीएस काटा है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे।
या किसी और इनकम पे टीडीएस, तो आपको यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड पे प्रेस करना है। तो दोस्तों यदि आप बैंक का कोई टीडीएस काटा होगा तो यहाँ पे प्लस बटन प्रेस करके इसे स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे सेक्शन 194N जो है वो लिखा हुआ आएगा। जैसे कि अभी यहाँ तो 194A सेक्शन आ रहा है। ए सेक्शन तो है यदि आपके एफडी कराई हुई है बैंक पे, उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम मिलता है तो उसका टीडीएस है। लेकिन यदि कैश विड्रॉल पे होगा तो सेक्शन 194N होगा। दोस्तों यदि बैंक के द्वारा आपके कैश विड्रॉल पे टीडीएस काटा गया है और उसकी एंट्री भी आपको 26A में दिखाई दे रही है, तो आपको इंश्योर करना है कि बैंक से टीडीएस सर्टिफिकेट जरूर डिमांड करें फॉर्म नंबर 16A के अंतर्गत, क्योंकि प्रूफ रहता है कि बैंक ने आपके अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटा है जिससे कि आपको क्लेम करना होता है। तो आप ये डॉक्यूमेंट अपने पास ज़रूर रखें और जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आप ये टीडीएस क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपकी इनकम कोई टैक्सेबल नहीं है तो उस केस में आप इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आप शेड्यूल फिल करते हैं टीडीएस का इनकम टैक्स रिटर्न में, उसमें आपको सेक्शन 194N का टीडीएस दिखेगा। उसके अंदर आगे आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो इनकम है वो आप किसी हेड के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा टीडीएस और कैश विड्रॉल की प्रोविजन इसलिए लेके आई गई है ताकि गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट कर सके, ब्लैक मनी को ख़त्म कर सके, मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को ख़त्म कर सके। तो इसी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि व्यक्ति ज़्यादा कैश बैंक से ना निकाले और जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ना करें। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपको कैश विड्रॉल विद इन लिमिट ही रखना है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमें अपने कैश विड्रॉल को भी एक्सप्लेन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने किसी एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि इसको करने के लिए आपके पास सोर्स कहाँ से आया, क्या आपने उस सोर्स के ऊपर टैक्स पे कर दिया था नहीं, तो फिर ये आपका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर माना जाता है और इसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाता है, पेनल्टी भी लगाता है। दोस्तों इस केस में जो टैक्स होता है वो सीधा 60% लगाया जाता है, क्योंकि इस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम मान लिया जाता है और इसके अलावा 10% पेनल्टी एडिशनल लगाई जाती है। तो इसलिए आप जो भी अमाउंट बैंक से कैश का विड्रॉ करते हैं उसके आपको डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हैं कि किस अमाउंट आपने विड्रॉ किया है, किस पर्पज़ के लिए विड्रॉ किया है और कहाँ वो अमाउंट खर्च हुआ है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बाद में कोई पेनल्टी ना लगाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।